अथर क्रॉनिकल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे किस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं, मिस्र में एक ऐसा शख्स था जिसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। वो सत्ता का भूखा था, लेकिन एक शख्स ने उसकी सारी चालें नाकाम कर दी। मिलिए नाजी से, जो फौजी ताकत के दम पर मिस्र पर राज करना चाहता था, और सलाहुद्दीन अयूबी से, जो सिर्फ अल्लाह के नाम पर सल्तनत को बचाना चाहते थे। इस कहानी में कौन जीतता है, साजिश या सच्चाई? ये नाजी फातिमी खिलाफत का एक खास आदमी था जो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर था। उसके पास 500 सूडानी बॉडीगार्ड्स थे और ये सारे के सारे सैनिक उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस थे। यही फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसकी बदौलत वो बिना ताज का बादशाह बना बैठा था। ये वो दौर था जब हर तरफ साजिशें और स्वार्थ का बोलबाला था। इस्लामी दुनिया अपनी एकता खो चुकी थी और ऊपर से सलीबी क्रूसेडर्स भी लगातार हमला कर रहे थे। चारों तरफ पैसे और ताकत की भूख थी। जिसके पास थोड़ी भी ताकत होती, वो उसे अपनी सत्ता बचाने और दौलत बटोरने में लगा देता। नाजी अपने सूडानी बॉडीगार्ड्स की वजह से मिस्र के हुक्मरानों और बाकी सरदारों के लिए एक खौफ बन चुका था। उसके दिमाग में हमेशा साजिशें चलती रहती थी। लोग उसे बादशाह बनाने वाला कहते थे। वो किसी को भी ऊंचा उठाने और गिराने में माहिर था। जब उसने पहली बार सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो उसके चेहरे पर ठीक वैसी ही मुस्कान आ गई जैसी एक भेड़िए के चेहरे पर कमजोर भेड़ को देखकर आती है। लेकिन अयूबी उस जहर भरे इरादे को समझ नहीं पाए। उनके लिए नाजी सबसे अहम आदमी था, क्योंकि उसके पास 500 बॉडीगार्ड्स थे और सलाहुद्दीन को इस फौज की बहुत जरूरत थी। जब सलाहुद्दीन मिस्र पहुंचे तो उनसे कहा गया कि हुजूर, आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, पहले आराम कर लीजिए। इस पर उन्होंने कहा, जो पगड़ी मेरे सिर पर रख दी गई है, मैं इसके लायक नहीं था। इस पगड़ी ने मेरा आराम और मेरी नींद छीन ली है। क्या आप लोग मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फर्ज मेरा इंतजार कर रहे हैं? उनके नायब ने पूछा, हुजूर, क्या आप काम से पहले आराम करना पसंद नहीं करेंगे? अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़े। उस इमारत के सामने लंबे चौड़े मजबूत बॉडीगार्ड्स 2 कतारों में खड़े थे। अयूबी ने इन गार्ड्स के कदकाठी और हथियार देखे तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। लेकिन ये चमक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 जवान लड़कियां खड़ी थी, जिनके जिस्म में गजब की नजाकत थी और कंधों पर बिखरे रेशमी बालों में खूबसूरती थी। उनके हाथों में फूलों की पंखुड़ियों से भरी टोकरियां थी। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी के रास्ते में पंखुड़ियां बिखेरना शुरू कर दिया। उनके सामने ढोल की थाप पर बांसुरी और शहनाई का मधुर संगीत गूंजने लगा। अयूबी ने रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां देखकर कदम पीछे खींच लिए। नाजी और उसका नायब उनके दाईं बाईं ओर थे। वे दोनों झुक गए और उन्हें आगे चलने का इशारा किया। ये वैसा ही अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में अपनाया था। अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फूलों की पंखुड़ियों को रौंदने नहीं आया। नाजी ने कहा, हुजूर, हम आपके रास्ते में आसमान से सितारे भी तोड़कर बिछा सकते हैं। अयूबी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। नायब ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो हुजूर को इतनी पसंद है? अयूबी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, सलीबियों की लाशें। लेकिन उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा था। धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में उन्होंने कहा, एक मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती। क्या तुम नहीं जानते कि ये सलीबी हमारी इस्लामी सल्तनत को चूहों की तरह खा रहे हैं? और तुम जानते हो कि वे कामयाब क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पंखुड़ियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इज्जत को पैरों तले कुचल दिया है। मेरी नजरें फिलिस्तीन पर टिकी है। क्या तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का झंडा उतरवाना चाहते हो?
उन्होंने सबको एक नजर देखा और सख्त लहजे में कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। अगर मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा न हो कि मेरी तलवार इनके इतने खूबसूरत रेशमी बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर की शान, एक ने कहना चाहा, लेकिन अयूबी ने उसे टोक दिया, मुझे हुजूर मत कहो। उन्होंने कहा, हुजूर तो वे थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम हूं। मेरी जान उस हुजूर पर कुर्बान जिनके पवित्र संदेश को मैंने अपने सीने से लगा रखा है। मैं यही संदेश लेकर मिस्र आया हूं। सलीबी मुझसे ये संदेश छीनकर भूमध्य सागर में डुबो देना चाहते हैं, शराब में डुबो देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर नहीं आया हूं। किसी के इशारे पर लड़कियां फूल समेटकर वहां से हट गई। अयूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चले गए। वहां एक विशाल कमरा था जिसमें एक लंबी मेज पर तरह तरह के फूल बिखरे थे। उनके बीच भुने हुए बकरे के बड़े बड़े टुकड़े, पूरे मुर्गे और न जाने क्या क्या स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अयूबी रुक गए और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर नागरिक इसी तरह का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया, गरीब लोग तो ऐसे खाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के हो? अयूबी ने पूछा, क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खाने का ख्वाब ही नहीं देख सकते? किसी ने जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने कहा, इस जगह जितने भी कर्मचारी और सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको अंदर बुलाओ। ये खाना उन्हें खिला दो। उन्होंने खुद लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगे। बहुत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चले गए जो वायसरॉय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ और नजरों से ओझल हो गया। रात में नाजी अपने खास कमरे में अपने 2 खास कमांडरों के साथ शराब पी रहा था। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है, रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को इस्लामी सल्तनत से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। एक कमांडर ने ताना मारते हुए कहा, सलाहुद्दीन अयूबी इतना भी नहीं जानता कि इस्लामी सल्तनत तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, क्या आपने उसे नहीं बताया कि ये 500 की फौज सूडानी है और ये फौज, जिसे वो अपनी फौज समझता है, सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगी? नाजी ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने उसे यकीन दिलाया है कि ये 500 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोचने लगा। क्या हुआ? एक कमांडर ने पूछा। नाजी ने कहा, लेकिन उसने मुझे मिस्र के नागरिकों की एक फौज तैयार करने का हुक्म दिया है। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक नहीं होती। वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म का पालन होगा। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म का पालन नहीं करूंगा। उसका स्वभाव कैसा है? एक ने पूछा। जिद्दी मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। दूसरे कमांडर ने कहा, आपकी समझ और तजुर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। नयान्या मिस्र का अमीर बनकर आया है, कुछ दिनों तक ये नशा रहेगा। नाजी ने कहा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, उसे इसी नशे में मदहोश करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस बात पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन ने नाजी की बादशाहत के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वे क्या करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने नायबों को सामने बिठाकर समझा रहे थे कि वो हुकूमत करने नहीं आए हैं और न ही किसी को हुकूमत करने देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक मजबूत फौज की जरूरत है और उन्हें यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने बताया, 500 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें हर क्षेत्र के नागरिकों को यह हक देना चाहिए कि वो हमारी फौज में आए, अपनी योग्यता दिखाएं
और युद्ध में मिली लूट से अपना हिस्सा पाए। इसी तरह यहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। सलाहुद्दीन ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू करे। एक नायब ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म का पालन करेगा? क्या वो हुक्म का पालन करने से मना करेगा? अयूबी ने पूछा। वो मना कर सकता है, नायब ने जवाब दिया। फौज की जिम्मेदारी उसी के पास है। वो किसी से हुक्म नहीं लेता, अपनी मनमानी करता है। सलाहुद्दीन अयूबी खामोश रहे, जैसे उन पर कोई असर ही न हुआ हो। उन्होंने सबको जाने दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने पास रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। सलाहुद्दीन उसे बगदाद से अपने साथ लाए थे। वो अधेड़ उम्र का था और भेष बदलने में माहिर था। जंगों में उसने जासूसी भी की थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना एक गिरोह था जो असंभव काम भी कर सकता था। सलाहुद्दीन अयूबी जासूसी के महत्व को समझते थे। अली में भी वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन में था। सलाहुद्दीन ने कहा, तुमने सुना अली, ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लेता, अपनी मनमानी करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं इंसान को सही पहचानता हूं तो मेरी राय में ये बॉडीगार्ड्स का कमांडर नाजी एक नापाक दिमाग वाला इंसान है। मैं उसके बारे में पहले से कुछ जानता हूं। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की अपनी फौज है। उसने सरकारी महकमों में ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने प्रशासन को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका यह फैसला बिल्कुल सही है कि फौज में यहां के हर क्षेत्र के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी या नाजी को हटाना पड़ेगा। सलाहुद्दीन ने कहा, मैं अपनी ही कतारों में दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। नाजी घर का भेदी है, उसे हटाकर अपना दुश्मन बना लेना समझदारी नहीं है। हमारी तलवारें अपनों का खून बहाने के लिए नहीं हैं। मैं नाजी की मानसिकता को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूं। तुम इस फौज की मानसिकता जानने की कोशिश करो। मुझे सही जानकारी दो कि फौज हमारी कितनी वफादार है। लेकिन नाजी इतना भोला आदमी नहीं था। उसकी मानसिकता प्यार और मोहब्बत से कोसों दूर थी। उसे अगर किसी से प्यार था तो वह थी अपनी सत्ता और शैतानियत। इस मामले में वह पत्थर था, लेकिन जिसे अपने जाल में फंसाना चाहता उसके सामने मोम बन जाता था। उसने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ यही रवैया अपनाया। उनके सामने वो झुकता नहीं था, बल्कि हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहता था। उसने अयूबी के हुक्म के मुताबिक मिस्र के अलग अलग हिस्सों से फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी, भले ही ये उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते गए। सलाहुद्दीन अयूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगे थे। नाजी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स की फौज हुक्म का इंतजार कर रही है और ये कौम की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अयूबी को 2-3 बार कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से उन्हें दावत देना चाहता है और फौज उनके सम्मान में जश्न मनाने के लिए बेताब है। लेकिन अयूबी अपनी व्यस्तता के कारण ये दावत स्वीकार नहीं कर सके थे। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 खास जूनियर कमांडरों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। 2 नाचने वाली लड़कियां साजों की धीमी धुन पर नागिनों की तरह नाच रही थी। उनके पैरों में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्म पर बस इतने ही कपड़े थे कि उनकी इज्जत ढकी रहे। इस नाच में एक नशा सा था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। जब नाजी शराब और नाच में मग्न होता था तो कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ दरबान को पता था कि कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए नाजी ऐशो आराम की महफिल से उठकर जाता था, वरना वो अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। दरबान की बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहां सूडानी लिबास में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी
नाजी उसके चेहरे और कदकाठी की खूबसूरती देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए नहीं चाहिए होती थी। वो उनसे और भी कई काम लेता था। जैसे वो बेहद खूबसूरत और चालाक लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। वो उन्हें अमीरों और वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल करता था और उनसे जासूसी भी करवाता था। जिस तरह एक कसाई जानवर को देखकर बता देता है कि उसमें कितना मांस है, उसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा लगा लेता था कि वो किस काम के लिए ठीक रहेगी। लड़कियों के व्यापारी और गुलामों के दलाल अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लग रहा था। उसने लड़की के बारे में बताया कि वो तजुर बेकार है, नाच भी सकती है और जुबान के मीठे जहर से पत्थर को भी पानी में बदल सकती है। नाजी ने उसका पूरी तरह से इंटरव्यू लिया। वो इस काम में माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद बेहतर हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके दो साथी नाच और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। जब लड़की ने अपने कपड़े उतारकर जिस्म को 2 बार घुमाया तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वाली लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उसी वक्त महफिल खत्म कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। उसने लड़की से नाम पूछा तो उसने जिकोई बताया। नाजी ने उससे कहा, तुम्हें यहां लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में बदल सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूं। पत्थर कौन है? जिकोई ने पूछा। मिस्र का नया अमीर, नाजी ने जवाब दिया। वो सेनापति भी है। सलाहुद्दीन अयूबी? जिकोई ने पूछा। हां, सलाहुद्दीन अयूबी। नाजी ने कहा, अगर तुम उसे पानी में बदल दो तो मैं उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच और मनोरंजन से वो उतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान सुअर से करता है। जिकोई ने कहा, मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा जादू है जो नील नदी के बहाव को भी रोक सकता है। क्या वो जादू बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं है। नाजी ने कहा, यह काम तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें सलाहुद्दीन अयूबी की आदतों के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? जिकोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि वो एक बार तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे मारना होता तो मैं ये काम हसीन से बहुत आसानी से करवा सकता था। तो आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? जिकोई ने कहा। यह बात सुनकर नाजी कुछ देर तक लड़की को देखता रहा। वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होशियार थी। हां, जिकोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरकर कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनी वाला और हम प्याला बन जाए। आगे मुझे उससे क्या काम लेना है मैं जानता हूं। फिर थोड़ा सोचकर बोला, लेकिन तुम्हें यह बताना जरूरी समझता हूं कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और अदा पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है, वरना मेरे ओहदे का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ऐसी बातें कभी नहीं करता। जिकोई ने कहा, यह आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी पहुंच कैसे होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूं। नाजी ने कहा,
उसे रात अपने यहां ठहराऊंगा और तुम्हें उसकी सोने की जगह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। जिकोई ने कहा, आगे मैं संभालूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह ही निगहबान।